नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। ये वन शॉट रिवीजन वीडियो है, आप सभी को मालूम है। और आप सभी को ये भी बात मालूम है कि पूरा सिलेबस हिस्ट्री का एनिमेशन के थ्रू आपको करवाया गया है। तो आप सभी एनिमेटेड वीडियो को जरूर देखिए, उसमें भी मैंने बहुत ही आसान और सरल भाषा में पूरे चैप्टर को समझाया हुआ है। प्लेलिस्ट में 80+ वीडियो है। आप अगर 12th क्लास हिस्ट्री के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते तो उस प्लेलिस्ट को आप लोग जरूर देखिए। अब हम चलेंगे अपनी पीडीएफ में और एक एक करके एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक दे रखे हैं सभी टॉपिक को हम आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। एक ही वीडियो में हम क्या कर लेंगे, पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए चलते अपनी पीडीएफ में। सो प्यारे बच्चों, ये हमारा पीडीएफ ओपन हो चुका है। चैप्टर का नाम है किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य की हम बात करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है समय काल है 16वीं से 17वीं सदी के दौरान मुगल ग्रामीण समाज का वर्णन करता है। ग्रामीण समाज में कौन होंगे भाई? किसान होंगे, जमींदार होंगे, है ना, यही सब होंगे। उन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। किसी मुगल शासक के बारे में इस चैप्टर में हम नहीं समझने वाले। तो देखिए, अगर हम 16वीं से 17वीं सदी की अगर हम बात करेंगे तो मुगल काल में आप देखेंगे मुगल ग्रामीण समाज में लगभग 85% लोग रहते थे, ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, है ना। आबादी का 85% गाँव में रहते थे। और गाँव में जो छोटे खेतीहर थे या फिर जो भूमि हर सम्राट वर्ग थे, यानी कि जो अमीर लोग थे, जमींदार वगैरह थे, सब कहीं ना कहीं खेतों से ही किसी न किसी रूप से जुड़े हुए थे। मुगल राज्य को जो आमदनी होता था, आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा किससे होता था? कृषि उत्पादों से ही होता था। इसके अलावा फसलों की बिक्री के लिए उगाई जाती थी, है ना। जो फसल है वो बेचने के लिए उगाई जाती थी, व्यापार के लिए उगाई जाती थी। इसलिए व्यापार, मुद्रा और बाजार भी गांव में घुस गए, यानी कि गांव में भी व्यापार होने लगा, मुद्रा का प्रचार प्रसार होने लगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आप देखेंगे किसान और कृषि उत्पाद। देखिए, खेतीहर समाज की बुनियादी इकाई गांव थी, जिसमें वो किसान रहते थे, है ना। फसलों की पैदावार के लिए हर मौसम में वो काम करते थे। ज़मीन की जुताई करते थे, भी फसलों को बोने का काम करते थे, है ना, फसल को काटने का काम करते थे। इस तरीके से सारा काम गाँव में होता था, ये सारे काम। अगला टॉपिक आता है स्रोतों की तलाश। इसमें बता रखा है कि मुगल ग्रामीण समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखिए, मुगल ग्रामीण समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे पहला स्रोत है आईने अकबरी, ठीक है, जिसको अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। इससे हमें मुगल ग्रामीण समाज का वही सुंदर वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। ठीक है, दूसरा है महाराष्ट्र और राजस्थान से मिले बहुत सारे दस्तावेज है जो कि मुगल ग्रामीण समाज का वर्णन करता है। और कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज भी हमें मुगल ग्रामीण समाज के बारे में जानकारी देते हैं। अगला टॉपिक आता है किसान और उनकी ज़मीन। देखिए, किसान की अगर आप बात करो तो फारसी स्रोतों में किसानों के लिए रैयत या फिर मुजरियान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है या किया गया था। ठीक है, किसानों के लिए आसामी शब्द का भी प्रयोग किया गया था। 17वीं सदी के दौरान दो प्रकार के किसान मौजूद थे, खुद काश्त, पाही काश्त। ठीक है, अब देखिए दोनों में अंदर क्या होता था कि जो खुद काश्त यानी कि खुद की ज़मीन पे खेती करते थे, अपने ही गांव में रहते थे और अपनी ज़मीन पे खेती करते थे। पाही काश्त जो थे वो दूसरे गांव में जाते थे, ठेके पे ज़मीन वगैरह ले लिया या फिर किसी दूसरे की ज़मीन पे खेती करते थे। अब लोग अपनी मर्जी से पाही काश्त बनते थे। अगर कर की शर्त में छूट मिल रही है ना, या ज़्यादा फ़ायदा मुनाफा नज़र आ रहा है तो उस समय वो पाही काश्त बन जाते थे। देखो, किसानों की अगर स्थिति की आप बात करोगे, देखोगे कि गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ ज़मीन होती थी वो समृद्ध माना जाता था। बंगाल में एक औसतन किसान की ज़मीन की जो सीमा थी वो 5 एकड़ थी। 10 एकड़ जिसके पास बंगाल में जिस किसान के पास 10 एकड़ ज़मीन होता था वो अमीर समझा जाता था। ठीक है, खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी, मतलब कि खेतों पर व्यक्तियों का अधिकार होता था, ये यहाँ पे बताया हुआ है। अगला टॉपिक है सिंचाई और तकनीक। देखिए, ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, है ना, मजदूर भी बहुत ज़्यादा थे मुगल ग्रामीण समाज में। और किसानों की गतिशीलता की वजह से लगातार कृषि का क्या हो रहा था? विस्तार हो रहा था, क्योंकि ज़मीन की कोई कमी नहीं थी, मजदूर भी सस्ते दाम पे मिल जाते थे और किसान भी बहुत ज़्यादा मेहनती थे। इस वजह से मुगल ग्रामीण समाज में खेती का लगातार विस्तार हो रहा था, है ना। चावल, गेहूँ, ज्वार इत्यादि जैसी फसलें उगाई जाती थी। जिन इलाकों में 40 इंच से ज़्यादा बारिश होती थी वहाँ पर चावल की खेती होती थी। कम बारिश वाले इलाके में गेहूँ और बाजरे की खेती की जाती थी। मानसून भारतीय कृषि के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, आज भी है, आप सभी को मालूम है। अब देखिए, उत्तर भारत में राज्य ने कई नहर और नालों का निर्माण करवाया था और नहरों का मरम्मत भी करवाया था। जैसे कि शाहजहाँ के काल में पंजाब में बना शाह नहर
का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। इसके अलावा उस समय किसान जो थे वो लकड़ी के हलों का प्रयोग खेती करने के लिए करते थे, है ना। बैलों के जोड़े के सहारे से क्या करते थे, बर्मों का इस्तेमाल बीज बोने के लिए होता था। बैलों के का इस्तेमाल करके मतलब वो क्या करते थे, बर्मे के माध्यम से फसलों को फसल कह रहा बीजों को बोने का काम करते थे। लेकिन हाथ से छिड़कने का ज़्यादा बढ़िया रिवाज था, मतलब ज़्यादातर बीजों को छिड़का जाता था हाथ से, ठीक है। मिट्टी की गुड़ाई और निराई के लिए लकड़ी के मुठ वाले लोहे की पतले जो फाल होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता था। फसलों की भरमार थी। देखिए अगला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना भाई। मुगल काल में क्या था, फसलों की भरमार थी। खेती केवल पेट भरने के लिए नहीं होती थी, बल्कि उसके बहुत सारे पर्पस भी और दूसरे पर्पस भी होते थे। मतलब व्यापार के लिए भी खेती की जाती थी, ऐसा कुछ आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो देखिए खेती जो था वो मौसम के 2 चक्रों में होता था, है ना, खरीफ और रबी, ठीक है। ज़्यादातर जगहों पर साल में कम से कम 2 फसलें उगाई जाती थी, जहाँ पे सिंचाई के साधन अच्छे मौजूद है। और वर्षा जहाँ पे हो जाती है वहाँ पे 3 किस्म की फसलें भी उगाई जाती थी, है ना। जैसे कि आप अगर बात कर लो आगरा में, तो आगरा में 39 हो गया भाई, मिस प्रिंट हो गया है। 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। कितने किस्म की, 39 किस्म की, ठीक है। इसको सही कर लेना आप लोग, जिनके पास भी ये नोट्स PDF है वो सही कर लेना भाई। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, 29 नहीं होगा बल्कि 39 होगा। MCQ में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। और दिल्ली में 43 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। अगर आप बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल में सिर्फ चावल की ही 50 किस्में की पैदावार होती थी। अब कई स्रोतों में आपको जिनसे कामिल जैसे शब्द मिल जाएंगे। जिनसे कामिल का मतलब क्या होता है, सर्वोत्तम फसलें या फिर व्यापारिक फसलें, मतलब ऐसे फसलें जिसका मेन पर्पस होता था व्यापार करना। इसको उगाते ही व्यापार करने के लिए थे मुगल काल में, ठीक है। तो जिनसे कामिल का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे कि कपास है, गन्ना है ना। तो ये सब जिनसे कामिल का बढ़िया एग्जाम्पल है। तिलहन और दलहन की फसलें भी जिनसे कामिल में आ जाती है। अब देखो 17वीं शताब्दी में कई नई फसलें भी भारत में आई थी। जैसे कि मक्का जो था वो अफ्रीका और स्पेन से आया था। टमाटर, आलू, मिर्ची और दूसरी सब्जी जो है नई दुनिया से आई थी, है ना। अनानास और पपीते जैसी की बात कर लो तो ये भी नई दुनिया से आए थे, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखें। अगला ग्रामीण समुदाय की हम बात कर लेते हैं। ग्रामीण समुदाय में आप देखेंगे कि 3 प्रमुख घटक है, खेतीहर किसान है, पंचायत और मुखिया, है ना। इनके बारे में आप आगे बात करने वाले हैं अगले टॉपिक में। तो देखिए जाति और ग्रामीण माहौल की आप बात करेंगे तो जात पात के आधार पर भाई उस समय की हम बात करें, 16वीं-17वीं सदी की हम बात करें, बहुत ज़्यादा भेदभाव होता होगा, है ना। ये बात आप समझ सकते हैं। तो देखिए जाति और अन्य जाति के भेदभाव की वजह से किसान जो थे ना वो कई समूहों में बटे हुए थे। अरे बात समझ में, खेती की जुताई करने वाले कई लोग नीच समझे जाने वाले कामों में लगे हुए थे, है ना, या फिर कई खेतों में मजदूरी करते थे। गांव की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे समूह का था जो बहुत ज़्यादा गरीब थी। इनके पास संसाधन नहीं थी, जाति व्यवस्था के पाबंदियों में बंधे हुए थे ये लोग। अरे बात समझ में आप सभी को। देखिए उनकी हालत वैसे ही थी जैसे अभी भारत में दलितों की है, ठीक है। मुसलमान समुदाय में हलाल खुराना, जिनको मतलब नीच समझा जाता था, नीच कामों से जुड़े हुए थे, उनको गांव से बाहर रहना होता था। बिहार में मल्लाहजादा यानी कि नाविकों के जो पुत्र होते, जो मल्लाह जो जाति होती है, उनको उनकी तुलना दासों से की जाती थी। दासों जैसी उनकी ज़िंदगी थी, ठीक है। 17वीं शताब्दी में राजपूत होने का दावा वृंदावन के इलाके में गौरव समुदाय ने किया था, ठीक है। गौरव समुदाय ज़मीन की जुताई का काम करते थे और ये राजपूत होने का दावा करते थे। पशुपालन और बागानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अमीर गुज्जर और माली जैसी जनजातियाँ समाज में विकसित होने लगी थी। ये नई मतलब जातियाँ उभर के सामने आने लगी थी। अगला टॉपिक आप देखेंगे पंचायतें और मुखिया, ठीक है। अब पंचायत की अगर हम बात करें तो पंचायत, मुगल पंचायत की आप बात करोगे तो यहाँ पे बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। जो ज़्यादा एज के लोग होते थे उनका जमावड़ा होता था, वही सारे फैसले वगैरह लेते थे, है ना। पंचायत में गाँव की महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे जिनके पास अपनी संपत्ति का पुश्तैनिक अधिकार होता था। जो मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग होते थे उनका दबदबा था इसमें भी। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसको मंडल या मुकद्दम कहते थे। मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्ग लोग करते थे, ये बात याद रखना भाई, ठीक है। चुनाव के बाद इसकी मंजूरी जमींदारों से लेनी होती थी। मतलब कि जमींदार तो भाई सबसे ऊपर है, तो अगर किसी व्यक्ति को मुखिया तुमने बना भी दिया तो जब तक जमींदार से आप परमिशन नहीं लोगे तब तक वो मुखिया नहीं माना जाएगा, समझ रहे हो। मुखिया अपने पद पर तभी तक बना रह सकता था जब तक कि गाँव के बुजुर्गों का उस पर भरोसा होता था। भरोसा खोने के बाद अगर खो दिया तो भाई इसको पद से हटा दिया जाता था, है ना। गांव की आमदनी का हिसाब किताब रखना मुखिया का एक महत्वपूर्ण काम था, जिसमें गांव का जो पटवारी होता था वो उसकी मदद करता था। पटवारी एक तरीके से जो जमीन वगैरह का लेखा जोखा रखता था, ठीक है। पंचायत का खर्चा जो था वो गांव के आम खजाने से चलता था, जिसमें हर एक व्यक्ति अपना योगदान देते थे। इस खजाने से कर अधिकारियों का स्वागत होता था, है ना। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी इसी खजाने का इस्तेमाल करते थे,
ठीक है। कुछ ऐसे सामुदायिक कार्य होते थे जिसको कोई किसान अकेले दम पे नहीं कर सकता था, जैसे कि मिट्टी के छोटे मोटे बांध बनवाना हो, नहर खुदवाना हो, तो ये काम भी इसी आम खजाने से होता था, जिसमें सभी लोग अपना योगदान देते थे। पंचायत का एक बहुत बड़ा काम था लोगों पर नज़र रखना, लोगों के व्यवहार पर नज़र रखना, ये देखना कि लोग जाति की हद से बाहर ना निकले, है ना। सभी शादियाँ जो होती थी वो मंडल की मौजूदगी में, यानी कि मुखिया की मौजूदगी में होती थी। पंचायत को जुर्माना लगाने और समुदाय से निकालने जैसा गंभीर दंड देने का भी अधिकार था, है ना। ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की खुद की अपनी पंचायत भी होती थी, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे। दीवानी और जो भी ज़मीन से जुड़े हुए जो दावेदारी के जो मसले होते थे उसको सुलझाने का काम कौन करता था? जाति पंचायत, है ना। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप इसमें लिखेंगे। चलिए अगला टॉपिक आता है ग्रामीण दस्तकार। अब दस्तकार यानी कि शिल्पकारों की हम बात करें जो हाथों से चीज़ों को बनाते हैं, ठीक है, सेम है, दस्तकार शिल्पकार सेम बात है। तो गांव में दस्तकारों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। कुल घरों की 25% लोग जो थे वो दस्तकार थे। मतलब गांव में आबादी में 25% दस्तकार हुआ करते थे। कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि भाई दोनों कई बार सेम काम करते थे, है ना। जैसे कि खेतीहर और उनके परिवार के लोग कई तरह के वस्तुओं के उत्पादन का कार्य भी कर लेते थे जब उनके पास खाली समय होता था, जैसे कि रंगरेजी करना, यानी कि रंगाई का काम करना, कपड़े पे छपाई करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, खेती के औजारों को बनाना या फिर उसकी मरम्मत करना, ये सब काम भी कर लिया करते थे। मतलब जब खेती से फुर्सत मिल जाता था बीच में कभी, तो दस्तकारों का काम कर लेते थे। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे, जिसके बदले गांव वाले उन्हें अपने तरीके से उनकी सेवाओं की अदायगी करते थे। यानी कि अगर भाई वस्तु, उस समय ज़्यादातर वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, तो वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय होता था, तो मुद्रा का प्रचलन उतना नहीं था, है ना। महाराष्ट्र में ऐसे जमीन दस्तकारों की मिरास या वतन बन गई जिन पर दस्तकारों की पुस्तैनिक अधिकार थे, है ना। मिराज या फिर वतन ऐसी ज़मीनें होती थी जिसमें दस्तकारों का पुस्तैनिक अधिकार होता था। बंगाल में क्या था भाई, ज़मींदार उनकी सेवाओं के बदले, ज़मींदार क्या करते हैं, जैसे लोहार भी एक तरीके से दस्तकारी हो गया, बढ़ई भी एक तरीके से दस्तकार हो गया, सोनार भी एक तरीके से क्या है, दस्तकारी हो गए, है ना। तो ज़मींदार क्या करते, बंगाल का ज़मींदार जो ये सेवा अगर दे रहे हैं ज़मींदारों को, तो ज़मींदार क्या करते थे, इनको रोज़ का भत्ता दे दिए या फिर खाने पीने की नकदी दे दी, मतलब खाने पीने की चीज़ दे दी या फिर कुछ नकदी में भुगतान कर दिया। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता था, जजमानी प्रथा, है ना। ठीक है, मतलब नकदी नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, रोज़ का भत्ता, हाँ रोज़ का भत्ता, और कुछ खाने पीने के लिए नकदी पैसे भी दे दिए, ठीक है। तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता था, जजमानी व्यवस्था कहा जाता था। अगला टॉपिक आता है एक छोटा गणराज्य। देखिए मुगल ग्रामीण समाज को 19वीं शताब्दी की जो अंग्रेज अफसर थी, एक भारतीय गांवों को एक छोटे गणराज्य के रूप में वर्णन किया, जहाँ पे लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों का बंटवारा करते थे, मिलजुल के साथ रहते थे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसा कुछ नहीं था। कुछ ताकतवर लोग गांव के फैसले, हर मसले का फैसला लेते थे और कमज़ोर वर्गों का शोषण करते थे। न्याय का अधिकार भी इन्हीं जो ताकतवर लोग थे उन्हीं के पास था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि गांव और शहरों के बीच होने वाला व्यापार में गांव में भी नकदी फैल गई, मतलब नकद में व्यापार होता था, तो जाहिर सी बात है कि पैसे जो है, कैश जो है वो गांव वालों के पास भी आने लगा। मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गिनती और वसूली भी नकदी में की जाती थी, यानी कि नकद में ही सारा काम होने लगे थे, ठीक है। कपास, रेशम, नील जैसी व्यापारिक फसलें जो है इनके भुगतान भी नकदी में होती थी भाई, ये क्योंकि व्यापारिक फसलें थी, ठीक है। अगला टॉपिक आता है कृषि समाज में महिलाएं। देखिए आप सभी को पता है कि मुगल ग्रामीण समाज में या कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। महिलाएं जो थी वो पुरुषों के साथ खेतों में कंधे से कंधा मिला के काम करती थी। मर्द खेत जोतते थे, हल चलाते थे, लेकिन महिलाएं भी कम नहीं थी भाई। बुआई, निराई, कटाई, है ना, फसल पकने के बाद उसको काटना है या फिर उसमें से भूसा वगैरह निकालना है, तो सब काम भी महिलाएं करती थी। पश्चिमी भारत में राजस्वला यानी कि जो मासिक धर्म में जो महिलाएं होती थी, उनको कुम्हार का हल या फिर किसान का हल और कुम्हार का चाक जो है उसको छूने की इजाज़त नहीं थी। बंगाल में अगर ऐसी कोई महिला है तो उनको पान के बागान में जाने की अनुमति नहीं होती थी। सूत काटने की बात कर लो आप, बर्तन बनाने की बात कर लो, है ना, मिट्टी को साफ करने की बात कर लो, ये सब काम जो है महिलाओं के श्रम पर निर्भर करती थी भाई। महिलाएं ये सारे काम करती थी। महिलाएं खेतों में काम करती थी, जरूरत पड़ने पर बाजार भी जाती थी, है ना, कई बार दूसरे के घर पे भी काम करने जाती थी।
बच्चे पैदा करने की काबिलियत की वजह से महिलाओं को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। महिलाओं में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी भाई। तलाकशुदा महिलाएं और विधवाएं भी वैसे कानूनी रूप से शादी कर सकती थी। घर का मुखिया कौन होता था? मर्द होता था। मर्द बहुत भयंकर दंड देता था भाई। महिलाओं को मारना पीटना तो आम बात थी। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे इलाकों से बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं, है ना, जहाँ से ये पता लगता है कि जो महिलाएं हैं वो मुआवजे की मांग कर रही है अपने पति से कि उनका बच्चे का जो खर्चा है वो चल जाए थोड़ा बहुत, है ना। मर्द को हमेशा बेवफाई की सज़ा नहीं मिलती थी, लेकिन उसके परिवार के खर्चा का जिम्मा उठाना पड़ता था। अब जैसे अब पति ने क्या किया है, महिला को तलाक दे दिया, तो कम से कम उसको अपने बच्चे का खर्चा उठाना पड़ेगा, है ना। हिंदू और मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकारी मिली हुई थी, मतलब महिलाएं जो थी वो भी जमींदार थी, है ना। और ये महिलाएं ज़मीन को बेचने और उसको गिरवी रखने का भी हक प्राप्त कर रखा था महिलाओं ने। बंगाल में महिला जमींदार थी। बंगाल का एग्जाम्पल दे रखा है। आठवीं शताब्दी कह रहा हूँ, 18वीं शताब्दी की सबसे बड़ी और मशहूर जमींदारियों में से एक राजशाही की जमींदारी थी, जिसकी कर्ता धर्ता एक स्त्री थी, है ना। तो स्त्री जमींदार भी हमें देखने को मिल जाती है। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक आता है जंगल और कबीले, है ना। देखिए भारत में अगर उस समय आप देखेंगे तो लगभग 40% इलाका जो था वो जंगलों से घिरा हुआ था। जंगल में रहने वाले लोगों को जंगली कहा जाता था, यानी कि जंगली शब्द का इस्तेमाल उनके लिए होता था। लेकिन जंगली होने का मतलब ये नहीं था कि वो भाई असभ्य है, वो सभ्य थे, ठीक है। एक सेकेंड, जंगली होने का मतलब ये नहीं था कि वो सभ्य मतलब असभ्य थे, वो सभ्य थे, बल्कि उनका गुजर बसर जंगलों से चलता था, इसीलिए उनको हम जंगली कहते हैं, ठीक है। अब वो मतलब ऋतु के अनुसार अपना गुजर बसर करते थे, काम चलाते थे। अब देखो जंगलों में घुसपैठी है। यहाँ पे अब बात करेंगे कि भाई जंगल वासियों के जीवन में बदलाव कैसे आता है। धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। तो जंगलों से क्या होता था, हाथियों को पकड़ा जाता था, है ना। और कई बार जंगल वासियों से अगर भेंट लेते थे राजा महाराजा, तो हाथी ही भेंट में लेते थे, जिससे कि उनके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुआ। शिकार अभियान के जरिए मुगल बादशाह पूरे साम्राज्य के कोने कोने का दौरा करता था। वो जंगली इलाकों में भी जाता था और वहाँ पे शिकार करने जाता था, और इससे भी वहाँ पे कहीं ना कहीं उनके जीवन में परिवर्तन देखने को मिलता है। जंगल में कई प्रकार की वस्तुएं, मतलब बहुत सारी जो उत्पाद है उसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी जंगली वस्तुओं की, जैसे कि शहद है, मधुमोम है, लौक है, ये सब जंगलों से ही प्राप्त होता था, है ना। हाथी भी पकड़े जाते थे और उसको बेचा जाता था। कुछ कबीले भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले ज़मीन व्यापार से जुड़े थे। जैसे पंजाब का लोहानी कबीले की आप बात कर लो, पंजाब के लोहानी कबीले के जो लोग थे वो ज़मीन की बिक्री वगैरह में लगे हुए थे। सामाजिक कारणों से भी जंगलवासियों के जीवन में बदलाव आए, क्योंकि कबीलों के सरदार होते थे भाई इनके, है ना। और ये सरदार क्या हो गए, जमींदार बन गए, कुछ तो राजा भी बन गए भाई। इन्होंने अपनी सेना बना ली। सेना में भाई देखो यहाँ पे सिंध के कबीला का एग्जाम्पल दे रखा है कि 6000 घुड़सवार, है ना, 7000 पैदल सिपाही इनके पास थी, ठीक है। बस एक पॉइंट और यहाँ पे आप बता देना जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ कि जंगलवासियों के जीवन में परिवर्तन आने का एक कारण था इस्लाम धर्म। इस्लाम सूफी संत, है ना, सूफी संतों ने क्या किया, जंगली इलाकों से मुलाकात किया, उनको इस्लाम धर्म के बारे में बताया, और बहुत सारे जंगलवासियों ने इस्लाम धर्म को भी कबूल कर लिया। तो इस पॉइंट को भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक को भी आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा तेज़ी में चल रहे क्योंकि रिविज़न कर रहे हैं हम, है ना, तो थोड़ा सा तेज़ी में ही चीज़ों को समझना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए जी, अब हम जमींदारों की बात कर लेते हैं। जमींदार कौन थे? तो जमींदार देखिए ज़मीन के मालिक होते थे, है ना। ग्रामीण क्षेत्र में ज़मीन के जो मालिक होते थे उनको हम क्या बोलते हैं, जमींदार। ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं इनको मिली हुई थी, ठीक है। इनकी बड़ी हैसियत के पीछे दो कारण था। एक तो भाई कि मतलब एक कारण ये था कि इनकी पहला कारण ये था कि ये जाति में ऊंचे होते थे, और दूसरा कारण ये था कि ये राज्य को विशेष किस्म की सेवाएं देते थे, तो इसकी वजह से भी उनको विशेष हैसियत मिली हुई थी। जमींदारों के पास उनकी व्यक्तिगत ज़मीनें थी, जिसको मिल्कियत कहा जाता था, यानी कि उनकी खुद की संपत्ति होती थी। मिल्कियत ज़मीन पर जमींदार के नीचे इस्तेमाल के लिए खेती होती थी, मतलब उनके निजी इस्तेमाल के लिए यहाँ पे खेती होती थी। इनकी ज़मीनों पर दिहाड़ी के मजदूर और पराधीन मजदूर जो होते थे, पराधीन यानी कि जो गुलाम मजदूर होते थे, वो खेती करते थे। जमींदार अपने मुताबिक इस ज़मीन को बेच सकते थे, किसी और के नाम कर सकते थे, या फिर गिरवी रख सकते थे। जमींदार को राज्य की ओर से कर वसूलने का भी हक था। इनके पास अपनी इसके बदले उनको क्या मिल जाता था, वित्तीय
मुआवजा मिल जाता था, कुछ पैसे वगैरह इनको भी उसमें से मिल जाता था। इनके पास सैनिक संसाधन भी थी, जमींदारों के पास किले थे, इनके पास सैनिक टुकड़ियाँ थी, जैसे कि घुड़सवार सिपाही होते थे, इनके पास तोप खाने थे, पैदल सिपाहियों का जत्था होता था इनके पास। अगर पूरे मुगल ग्रामीण समाज को आप एक पिरामिड के तौर पे देखोगे तो सबसे टॉप पे जो होते थे ग्रामीण समाज में, सबसे टॉप पे ये जमींदार ही होते थे, है ना। ब्राह्मण राजपूत जो होते थे, ये इनका ग्रामीण समाज में वैसे ज़्यादा नियंत्रण होता था, ये ज़्यादा ताकतवर हुआ करते थे जाति की वजह से, आप सभी को पता है ना। जमींदारी फैलाने का एक तरीका था ताकतवर सैनिक सरदारों के जरिए कमज़ोर लोगों को हराना। अब कोई ताकतवर सरदार है ना, या जमींदार है, वो कमज़ोर लोगों को हरा के उनकी ज़मीन को हड़प लिया तो वो जमींदार बन जाते थे, है ना। नई जमीनों को बसाकर अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए राज्य के आदेश से या फिर खरीद कर जमींदारी बढ़ाई जा सकती थी। अगर कोई जमींदार बनना चाहता है तो ज़मीन को खरीद सकता था, है ना, या फिर राज्य भी उनको किसी व्यक्ति को जमींदार बना सकता था। देखो, जमींदारों ने खरीद फरोख्त की प्रक्रिया से गांव में क्या किया, मौद्रीकरण की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। जमींदार अपने मुताबिक की ज़मीनों की फसलें भी बेचते थे और इसलिए उन्होंने बाजार वगैरह भी स्थापित किया था, तो उसमें उस बाजार में किसान भी अपनी फसलों को बेच सकते थे। ये पॉइंट भी आप इसमें लिख सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक आता है भू राजस्व प्रणाली। ठीक है, देखिए भू राजस्व प्रणाली की आप बात करेंगे तो ज़मीन से मिलने वाला जो राजस्व था वो मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ना। आर्थिक बुनियाद जिस पे पूरा मुगल साम्राज्य टिका हुआ था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भू राजस्व मिलता था वो ज़मीन से ही मिलता था। ज़मीन से जो पैदावारी होती थी उसी से मिलता था। दीवान क्या था, पूरे राज्य की वित्त व्यवस्था की देखरेख दीवान के ऊपर था ना। दीवान का जो दफ्तर होता था उसी के ऊपर पूरा वित्त व्यवस्था की देखरेख का काम दिया गया था। भू राजस्व के दो तरीके थे, पहला कर का निर्धारण होता था, दूसरा वास्तविक वसूली। मतलब क्या, पहले कर का निर्धारण करते थे, पहला चरण में कर का निर्धारण, और दूसरा फिर भाई वसूली करो, है ना। जमा जो है वो निर्धारित रकम होती थी। जमा क्या है, निर्धारित रकम, यानी कि राजस्व की जो रकम निर्धारित की गई है उसको जमा कहा जाता था। और हासिल यानी कि जो वास्तव में जो कर हासिल हुआ है, जो मुनाफा राज्य को हुआ है वो हासिल हो जाएगा। ठीक है, 1565 में औरंगजेब ने अपने राज्य कर्मचारियों को आदेश दिया कि हर गांव में खेती की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। इसके लिए नपाई वगैरह करवाने की हिमायत अपने अधिकारियों को देता है। अगला टॉपिक आता है चांदी का बहाव। ठीक है, देखिए इस टॉपिक में वैसे हम चांदी के बहाव की बात करने वाले हैं। दूसरे देश से चांदी किस तरीके से भारत में आता है उसकी हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो है, मुगल साम्राज्य एशिया की उन बड़े साम्राज्यों में से एक था जो 16वीं-17वीं सदी में सत्ता और संसाधन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब हुआ। तो इसी के साथ साथ आप दुनिया के दूसरे देशों में आप देखेंगे कि और साम्राज्य भी विकसित होते हैं। 16वीं-17वीं सदी में मुगल साम्राज्य के साथ साथ और दूसरे साम्राज्य भी होते हैं, जैसे कि मिंग वंश की बात करोगे जो कि चाइना से थे, सफावी जो कि ईरान से थी, और ऑटोमन साम्राज्य जो कि तुर्की में था, है ना। ये भी मुगलों के साथ साथ ये भी विकसित हुए थे। देखिए, साम्राज्य की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जमीन व्यापार को बढ़ावा दिया। भारत के साथ व्यापार में विस्तार हुआ। भारत भी इन देशों के साथ व्यापार करता था। भारत के समुद्री पार व्यापार में एक और भौगोलिक बदलाव आया, है ना। दूसरी ओर कई वस्तुओं का व्यापार शुरू होने लगा। बढ़ते व्यापार के साथ भारत ने निर्यात होने वाली चीज़ों का भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई, है ना। मतलब करने के लिए जो एशिया के जो देश थे उन वो भुगतान करते थे, तो चांदी में भुगतान करते थे भारतीय वस्तु का। तो इससे क्या होता था कि भाई भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में चांदी आ गया, है ना। भारत में भारी मात्रा में चांदी भारत में आ गई। यह भारत के लिए अच्छा था क्योंकि चांदी के प्राकृतिक संसाधन भारत में कम थे। 16वीं-17वीं सदी के बीच भारत में धातु मुद्रा, खासकर चांदी के रुपयों की संख्या में फिर वृद्धि होने लगी। इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार और सिक्कों का बहुत तेजी से विस्तार हुआ। मतलब बहुत ज़्यादा चांदी के सिक्के ढाले गए। दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य को नकदी में कर लेने में आसानी हुई, क्योंकि भाई सिक्के होंगे, पैसे होंगे तो नकदी में कर ले सकते हो। वैसे वस्तु में लेना पड़ता था, लेकिन चांदी के आने की वजह से क्या हुआ कि भाई सिक्के ढाले जा रहे हैं तो आप चांदी में ही, मतलब सिक्के में ही आप क्या कर सकते हो, नकदी में ही आप टैक्स वसूल सकते हो किसानों से। देखिए, इटली का एक मुसाफिर था, यात्री था, जोहानी करेरी, है ना, जो कि 1690 में भारत से होकर गुजरा था। उसने इस बात का वर्णन किया है कि किस तरीके से भारत में चांदी पहुंची थी। चलिए इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की हम बात कर लेते हैं, अबुल फजल की आईन अकबरी की बात कर लेते हैं। तो आईन अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था 1598 में। 5 संशोधन के बाद इसका काम पूरा हुआ था। अकबरनामा 3 जिल्दों में रचा गया था।
आईने अकबरी की रचना नहीं की थी अबुल फजल ने। वैसे तो हम कह सकते हैं कि आईने अकबरी को लिखा, लेकिन उसने अकबरनामा को लिखा, और अकबरनामा का जो तीसरा जिल्द था वो आईने अकबरी था कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अगर आईने अकबरी का लेखक पूछ ले या अकबरनामा का लेखक पूछ ले तो अबुल फजल ही आप बताओगे। देखो तो यहाँ पे आप यहाँ के इसके 3 जिल्द थे। पहले 2 जिल्द जो है ऐतिहासिक दस्तावेज है, मतलब अकबर का पूरा इतिहास बताता है, और जो तीसरा जो जिल्द है वो आईने अकबरी है, जिसमें सारा मतलब साम्राज्य का, ग्रामीण समाज का बड़ा ही सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। जैसे कि इसमें आप देखोगे आईने अकबरी में क्या बताया गया है। आईने अकबरी में मुगल प्रशासन, सेना का संगठन, राजस्व के स्रोत क्या थे, अकबर का साम्राज्य का भूगोल क्या था, लोगों का साहित्य के बारे में, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज, धर्म के बारे में, है ना, वहाँ के सूबों के बारे में आखिरी देता है ये। ठीक है, इसके 5 जिल्द है, 5 दफ्तर है, 5 जिल्द है, इसकी 5 भाग कह सकते हो आप। आईने अकबरी की मैं बता रहा हूँ, अकबरनामा के तो 3 जिल्द है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आईने अकबरी के कितने भाग है, दफ्तर है, भाग मतलब दफ्तर, तो 5 भाग है। आईने अकबरी के कितने भाग है? 5 भाग। पहले 3 भाग में प्रशासन के बारे में पता चलता है, जैसे कि मंजिल आबादी है, पहला भाग क्या है? मंजिल आबादी। तो इसमें हमें शाही घर परिवार और उसके रख रखाव के बारे में जानकारी मिलता है। दूसरा है सिपा आबादी, जिसमें सेना और नौकरशाही जो है ना, या नौकरों की जो व्यवस्था है उसका वर्णन मिलता है, सिपाहियों के बारे में, सैनिकों के बारे में। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो जिल्द है मुल्क आबादी, इसमें हमें प्रांतों के वित्तीय पहलू और राजस्व की दरों की आखिरी मतलब इसमें मिल जाते हैं। वित्त व्यवस्था का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, आ रही बात समझ में? और जो चौथा और 5वां भाग है वो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों के रीति रिवाज, धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में बताता है। यहाँ लिखा भी है, देखो, चौथा और 5वां जो भाग है वो वहाँ के साहित्य, संस्कृति, रीति रिवाज का वर्णन करता है। ठीक है, देखिए आईने अकबरी की सीमाएं क्या है, कमियाँ क्या है। आईने अकबरी की अगर आप कमियों की बात करोगे तो आप सभी को पता है कि इसकी पांडुलिपियों को लेखक द्वारा 5 बार संशोधित किया गया था। तो भाई कमियां रह गई होगी, जब तो इसको बार बार बदला जा रहा था, संशोधित किया जा रहा था। सांख्यिकी आंकड़ों की अगर आप बात करोगे तो इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, है ना। नकल करने की वजह से इसमें बहुत सारी कमियां आ गई, जोड़ करने में बहुत ज़्यादा गलती की गई है, संख्यात्मक आंकड़ों में बहुत ज़्यादा फर्क देखा जा सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें गड़बड़ देखा जा सकता है। इसके अलावा आइन में दी गई जानकारी राजधानी आगरा और उसके आसपास के इलाकों से ली गई, देश के बाकी हिस्सों से इसमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। मतलब राजधानी के आसपास के एरियाओं के बारे में बड़ा ही सुंदर वर्णन कर दिया भाई अबुल फजल ने, लेकिन दूर के केंद्रों के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं दी। ये भी तो एक कमी है ना आईने अकबरी की। ठीक है, देखिए फिर भी इन सभी कमियों के बावजूद भी आईने अकबरी जो है ना वो अपने समय का सबसे अनोखा दस्तावेज है, असामान्य दस्तावेज है। उसके जैसा कोई दस्तावेज है ही नहीं आईने अकबरी जैसा, क्योंकि आईने अकबरी में मुगल ग्रामीण समाज का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है भाई, आप सभी को मालूम है। आईने अकबरी जैसे अबुल फजल से पहले के जितने भी दरबारी इतिहासकार होते थे, वो दरबारी इतिहासकार क्या करते थे? ज़्यादातर युद्ध का वर्णन, मारकाट का वर्णन करते थे, राजनीतिक घटनाओं का वर्णन करते थे। अबुल फजल ने ग्रामीण समाज के बारे में, किसानों के बारे में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया, है ना, कृषि उत्पादों के बारे में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। तो ये और किसी ग्रंथ में नहीं मिलता भाई, ये जानकारी और किसी ग्रंथ में मिलता ही नहीं है। तो इसीलिए आईने अकबरी एक अनोखा दस्तावेज आज बना हुआ है। ठीक है, तो ये 1 शॉट रिवीजन था। उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाया है, थोड़ा सा तेज़ी में हम चले, लेकिन मेरे हिसाब से भाई आप लोगों को अच्छा ही समझाया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट में आप बता सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।